नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस पर हमारा खास शो योर मनी। योर मनी में हम आपको न सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और साथ ही आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें यहाँ पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की। और आज योर मनी के स्पेशल शो में हमारे साथ मौजूद है वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी जी। हेमंत जी, स्वागत है आपका योर मनी में। थैंक यू। तो हेमंत जी से हम अपने व्यूअर्स के पोर्टफोलियो पर बातचीत शुरू करें उससे पहले एक खास टॉपिक है जिस पर आज हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम ये जानेंगे कि पोर्टफोलियो में कितने फंड्स रखना सही है। क्या ज़्यादा म्यूचुअल फंड का मतलब ज़्यादा रिटर्न होता है या फिर ज़्यादा फंड्स आपके पोर्टफोलियो को कंफ्यूजिंग या फिर ओवर डाइवर्सिफाइड बना देते हैं। तो हेमंत जी से हम ये सवाल लेते हैं। हेमंत जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, हर एक इन्वेस्टर चाहे वो बिगनर हो या फिर लंबे समय से मार्केट में निवेश कर रहा हो, उसकी कोशिश यही रहती है कि एक स्मार्ट पोर्टफोलियो बनाया जाए। तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि पोर्टफोलियो में ज़्यादा म्यूचुअल फंड रखना कितना सही है। क्या ज़्यादा फंड से डाइवर्सिफिकेशन मिलता है या फिर दूसरी तरफ से देखें तो ओवरलैपिंग का खतरा इसमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है? दीपाली, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की बात करें, क्योंकि हमने क्या देखा है कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, लेकिन काफी बार इन्वेस्टर्स को उसका पूरा फायदा नहीं होता क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो जैसा मैंने कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले तो आई थिंक हर निवेशक को ये समझने की जरूरत है कि म्यूचुअल फंड खुद से बाय नेचर एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। यानी अगर आप 10,000 रुपए भी किसी म्यूचुअल फंड या मल्टी कैप फंड में लगाते हैं आप, तो आपका पैसा जो है तीनों मार्केट सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में लगेगा। उसके अंदर 40 से 50 कंपनीज होंगी, उसमें 10 से 15 सेक्टर्स होंगे। तो आप जैसा देख सकते हैं कि एक ही इन्वेस्टमेंट से चाहे कितना भी छोटा अमाउंट हो, कितना बड़ा अमाउंट हो, आपको एक काफी डाइवर्सिफिकेशन जो है म्यूचुअल फंड से मिलती है। जब हम बात करते हैं बहुत सारे फंड्स की, तो क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, बहुत ज्यादा फंड रखने से कहीं ना कहीं आपको नुकसान होता है। उसका कारण ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक ही या दो फंड रखने हैं। ऑफ कोर्स डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में रिस्क को कम करती है, स्पेशली जो वॉलेट की बात करते हैं। लेकिन ज्यादा फंड, ऐसा आपने बिल्कुल सही कहा कि ओवरलैपिंग का खतरा, यानी मान लीजिए आपने लार्ज कैप में जो एलोकेशन किया उसमें आपने 3 या 4 या 5 फंड जैसे हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मेन एडवांटेज क्या होना चाहिए कि आपके रिस्क को कम करे। लेकिन अगर लार्ज कैप अच्छा नहीं कर रहा तो हम देखेंगे कि सारे के सारे लार्ज कैप फंड, क्योंकि 5 फंड्स हैं, वो एक जैसा ही बिहेव करेंगे। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन के इनफैक्ट नुकसान ज्यादा है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि कुछ अच्छे फंड्स होंगे जो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, कुछ ऐसे फंड्स होंगे जो मीडियोकर होंगे और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अच्छा नहीं कर रहे। तो इनफैक्ट ये जो मीडियोकर फंड और जो अंडर परफॉर्मिंग फंड्स है, वो आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न को नीचे लेके आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि म्यूचुअल फंड क्योंकि खुद से एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, बहुत ज्यादा फंड आपको नहीं रखना है। हाँ, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपके जो मार्केट के सेगमेंट है तीनों, उनमें आपका एक्सपोजर सही हो, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हो। लेकिन ज्यादा फंड का नुकसान है क्योंकि उसको मॉनिटरिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऑलराइट, हेमंत जी, अगर जिस तरह से आपने कहा कि ज्यादा फंड्स मतलब ज्यादा खतरा, अगर किसी के पोर्टफोलियो में ज्यादा म्यूचुअल फंड्स है तो रिकंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं? किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि किन फंड्स में बने रहें और किन फंड से निकलना सही है? ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसा मैंने कहा कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन का नुकसान ही होता है। एक बार अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पोर्टफोलियो में फंड ज्यादा है, तो आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में वो कितना है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल में। विद इन सेगमेंट आपने एक्सपोजर कैसे लिया, क्या आपने तीनों अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्ट किया है या आपने ऐसी कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया है जहां पे फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अक्रॉस डिफरेंट मार्केट सेगमेंट आपकी एलोकेशन को रीबैलेंस कर सके। पहली बात तो वो देखना है, और फिर देखना है कि हर जो सेगमेंट है उसमें कितने फंड्स हैं। दूसरी चीज आपको ये देखनी है
कि उनकी जो परफॉर्मेंस कैसी है। परफॉर्मेंस एक स्पेशली अगर हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है। तो मान लीजिए मेरे पास लार्ज कैप में अगर 5 फंड्स हैं और मुझे लग रहा है कि वो डाइवर्सिफिकेशन है उसको कम करना है, मैं ओवरऑल मेरी जो एलोकेशन है उससे खुश हूँ लार्ज कैप में, लेकिन मुझे क्योंकि फंड्स कम करने हैं तो मैं ये देखूंगा कि डाइवर्सिफिकेशन लेवल कैसा है, क्या वो फोकस फंड है, क्या वो वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, दूसरा उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर मेरे पास 5 में से 2 फंड ऐसे हैं जो जैसे मैंने कहा कि पीयर ग्रुप की एवरेज यानी जो बाकी जो लार्ज कैप फंड्स हैं उनकी एवरेज से कम परफॉर्म कर रहे हैं, तो पहले मैं उनको उनको बाहर निकालूंगा। और फिर दूसरी बात, परफॉर्मेंस के साथ साथ मैं ये देखूंगा कि डाइवर्सिफिकेशन लेवल कैसा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम अपने पोर्टफोलियो को कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो ओवरऑल एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में, वो हमारे टाइम होराइजन, हमारे गोल्स और हमारे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। तो हेमंत जी, क्या यहाँ पर ये कहना सही है कि अगर ज्यादा फंड्स हमारे पोर्टफोलियो में रहते हैं तो वो रिटर्न कम बढ़ाते हैं, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करते हैं? जी बिल्कुल। सोच लीजिए कि आपके पास बहुत सारे फंड्स हैं और जब हम मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फंड सिलेक्शन। अगर मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा फंड है जो उसको मॉनिटर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि हम ठीक से उसको अगर मॉनिटर नहीं करेंगे तो हम देखेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा शुरुआत में, कि उसमें मीडियोकर फंड और अंडर परफॉर्मिंग फंड भी रह जाएंगे। तो हालांकि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे फंड भी हो सकते हैं जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हो, कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये जो बाकी फंड्स हैं मीडियोकर और जो अंडर परफॉर्मिंग फंड्स हैं वो आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न को नीचे लेके आएंगे। तो क्योंकि आप ठीक से मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो आपके रिटर्न को इम्पैक्ट करेगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं जैसा आपने बिल्कुल सही टर्म यूज किया, वो आपके पोर्टफोलियो में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो पहली बात, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ओवर डाइवर्सिफिकेशन है तो आपको वो उसको एस्टैब्लिश करना है, उसको समझना है, उसको मानना है, और फिर अपने पोर्टफोलियो में फंड्स को कम करना है। और हमने जैसे बात की कि किस तरीके से उसको कम करना है, उस तरीके से आप करें, पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करें, समय रहते कंसोलिडेट करें, और अपने आप को इतना समय दें कि आपके पास लंबा होराइजन हो, ताकि एक कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पोर्टफोलियो से कंफ्यूजन को हटाएं, और जो कंसोलिडेशन करने की जरूरत हो तो डेफिनेटली उसको करना चाहिए। ऑल राइट, तो आपने जिक्र किया कि कंसोलिडेशन यहाँ पर ज़रूरी है अगर एक फोकस पोर्टफोलियो की तलाश में कोई इन्वेस्टर है। तो विस्तार से ये भी जानना चाहेंगे हेमंत जी, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो इन सभी के बीच में किस तरह से एक परफेक्ट बैलेंस एक इन्वेस्टर बिठा सकता है? जी अगेन आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इक्विटी में हम जैसा जानते हैं 3 सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तीनों में उनके रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल अलग अलग है, तीनों का इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए हालांकि जो एलोकेशन है आपके पोर्टफोलियो में वो डिपेंड करेगी कुछ फैक्टर्स के ऊपर, आप किस तरह के निवेशक हैं, क्योंकि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। आप कितना एक्सपीरियंस है, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपके पास समय कितना है। लेकिन अगर हमें एक थंब रूल की बात करनी है तो मेरे हिसाब से किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक के पोर्टफोलियो में हमेशा लार्ज कैप के लिए एक बायस रहना चाहिए। बायस का मतलब ज्यादा एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप पे रहनी चाहिए। तो तकरीबन अगर मुझे उसको नंबर्स में डालना तो मैं कहूंगा कि 45 to 50% आप लार्ज कैप पे रखिए अपना पैसा, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनीज हैं जो दिग्गज कंपनियां हैं, भारत की 100 टॉप मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं। ये लंबे समय तक आपके पोर्टफोलियो में बनी रह सकती हैं। उसके बाद 30 से 35% आप मिड कैप पे रखें, और बाकी 15 से 20% जो है आप स्मॉल कैप पे रखें, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल है, लेकिन वहां पे रिस्क भी ज्यादा है। तो आपको तीनों में रिस्क और रिटर्न के बीच में आपको बैलेंस बना के चलना है। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि आप इन तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर कैसे लें। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि या तो आप तीनों सेगमेंट के अलग अलग फंड में पैसा लगाएं, वहां पे आपके लिए मुसीबत हो सकती है कि आप उसको रीबैलेंस कैसे करें, उसको टाइमिंग कैसे करें। तो मुझे लगता है कि ऐसी कैटेगरीज जैसे लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, इस तरह की कैटेगरीज में आप जाइए, जहां भी रीबैलेंस करने की जरूरत होगी फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे करके रखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक थंब रूल या अपनी एलोकेशन के हिसाब से एलोकेशन बनाइए और उसको मेंटेन कीजिए। एलोकेशन करना इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में उसको मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लास्ट सवाल के जरिए हम पूरी बातचीत को सम अप करेंगे। सर, यही जानना चाहेंगे कि अगर आप हमें संक्षिप्त में टॉप 3 टिप्स दे दें कि किस तरह से कोई भी इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड और सिंपल रख सकता है। जी देखिए, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी एसेट एलोकेशन कितनी हो।
यानी कितना पैसा इक्विटी में जाए, कितना पैसा डेट में जाए, कितना पैसा गोल्ड में जाए। उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है अपने गोल्स को एस्टैब्लिश कीजिए। कितना लंबा समय आपके पास हर गोल के लिए, कितना टारगेट आपको अचीव करना है। लॉन्ग टर्म में हमेशा इन्फ्लेशन को बना के रखिए ताकि आपको पता चले कि वाकई में कितना पैसा आपको एक्यूमुलेट करना है। जब आप लॉन्ग टर्म गोल की बात करेंगे तो आपकी एलोकेशन इक्विटी में होगी, क्योंकि वहां पे आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। और विद इन इक्विटी, जैसा हमने बात की पहले, कि तीनों मार्केट सेगमेंट में आपका एलोकेशन होना चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए कि ज्यादा पैसा जो है वो लार्ज कैप में जाए, फिर मिड कैप और फिर स्मॉल कैप में। उसमें भी आपको वो फंड्स में इन्वेस्ट करना है जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, यानी लॉन्गर टर्म परफॉर्मेंस अपने पीयर ग्रुप की एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। टॉप परफॉर्मिंग फंड को चेज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर 3 या 6 महीने में वो फंड्स बदलते रहेंगे। कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग अच्छे क्वालिटी फंड्स में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो एक प्रोसेस को फॉलो करना है, गोल्स को डिफाइन करना है, एसेट एलोकेशन करना है, और विद इन एसेट एलोकेशन अगर हम इक्विटी की बात करें, तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर उन फंड्स के द्वारा जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो और वो अच्छा परफॉर्म करे। तो ये एक प्रोसेस अगर आप फॉलो करें, आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं लॉन्ग टर्म में, और अच्छा जो सही पोटेंशियल है इक्विटी का, उसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो हेमंत जी ने काफ़ी सिंपल प्रक्रिया बताई है, आसान भाषा में बताई है कि किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके और साथ ही साथ सिंपल रखकर एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे व्यूवर्स के पोर्टफोलियो पर बातचीत की, और हमारे साथ पहले व्यूवर्स जुड़ गए हैं। जय जी जुड़े हैं मुंबई से, इनकी उम्र 40 साल है। जय जी, स्वागत है आपका योर मनी में, बताएं आपका सवाल। Yeah, thank you. So basically मेरा current corpus जैसे मैंने भेजा है, it's around 50 lakhs and I can do like around 1.4 lakh SIP is what मतलब मैं currently कर रहा हूँ, and I have मतलब मेरे बहुत सारे funds है, so I just want to check कि allocation कैसा है, and I'm looking at long term for like 18 years तक, and goal is retirement currently. तो रिटायरमेंट के लिए वेल्थ क्रिएशन का प्लान है, और जिस तरह से इनके पोर्टफोलियो पर एक नज़र डाल लेते हैं तो कई सारे फंड्स इसमें मौजूद है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड, और इसके अलावा एडलवाइज का मिड कैप फंड भी है। मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर फंड में ये निवेश कर रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरे फंड्स भी इनके पोर्टफोलियो में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हेमंत जी, अगले 18 साल में किस तरह से जो इनका एलोकेशन है, जो फंड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, जो इनका टारगेट है, क्या ये अचीव कर पाएंगे? देखिए दीपाली, इनकी जो एसआईपी है वो 1,40,000 की है, और जो इनका जो करंट कॉर्पस उन्होंने बनाया है अभी तक वो 50 लाख है, और 18 साल का इनके पास समय है। तो अगर हम 12% की एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें तो करीब करीब 14 से 15 करोड़ का कॉर्पस से बना पाएंगे। अच्छी बात यह है कि ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो है, ब्रॉडली कुछ पैसा गोल्ड और सिल्वर में लगा है, और फंड सिलेक्शन भी मैं कहूँगा अच्छी है, हालांकि कुछ बदलाव की जरूरत है मुझे लगता है, ताकि उनके पोर्टफोलियो की रिटर्न जो है बेहतर हो सके। उसमें मुझे लगता है कि इनके पास जो एक ICICI का जो वैल्यू फंड है, उसकी जगह में अगर वो ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, तो वो मुझे लगता है कि इनके पोर्टफोलियो के बैलेंस के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से बेहतर रह सकता है। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि इनके पास एक गोल्ड एंड सिल्वर फंड है, और साथ में गोल्ड फंड भी है। क्योंकि एक फंड ऑलरेडी एलोकेशन है इनके पास गोल्ड एंड सिल्वर की, तो मैं चाहूंगा कि जो पैसा गोल्ड फंड में और साथ ही जो पैसा HDFC फ्लेक्सी कैप में है, क्योंकि उनके पास एक और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है जहां पे वो 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन दोनों को, यानी HDFC फ्लेक्सी कैप और जो गोल्ड फंड है HDFC का, वो पैसा अगर ये HDFC मल्टी कैप में लगाए तो बेहतर होगा। क्योंकि 18 साल के समय में मुझे लगता है ये जो कॉम्बिनेशन है मल्टी कैप का, ये इनको बेहतर रिटर्न दे सकता है। और मल्टी कैप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तीनों सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल में मिनिमम 25% एलोकेशन जो है एज पर रेगुलेशन फंड मैनेजर को करनी है, और बाकी जो 25% है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ रिटर्न मुझे लगता है ये कुछ 2-3 बदलाव अगर करें, उसके अलावा जो बाकी फंड्स हैं वो बिल्कुल सही है। तो जय जी, आपके लिए यही एडवाइस रहेगी कि ओवरऑल आपका अगर पोर्टफोलियो देखें, जिस तरह से हेमंत जी ने बताया कि बढ़िया लग रहा है, कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कौन से बदलाव आप कर सकते हैं, इस बारे में आपको पूरी जानकारी हमारे एक्सपर्ट की तरफ से दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं। इनका नाम है दीपक। दीपक जी, स्वागत है आपका योर मनी में, बताएं अपना सवाल। हेलो, हाय सर, गुड इवनिंग। तो
मेरा एक्चुअली पोर्टफोलियो ऑलरेडी आई इन्वेस्टेड, ओके। तो उसमें निपॉन स्मॉल कैप 3000 है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5000, पराग ELS 1000 है, मोतीलाल ओसवाल है 2000, HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स है 2100, HDFC नेक्स्ट 1000, SBI ग्रोथ 1000, DSP लार्ज कैप 1000, इडलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी है 1000 एंड प्रू सिल्वर है 1000। सो मेरा 19,000 करंटली SIP स्टार्टेड है और मेरा अभी जो वैल्यू है फंड का वो है 4.2 लाख रुपीज, ओके। सो माय टारगेट इज 3 CR नेक्स्ट 15 years. So can you please guide me if anything you want to add or revise? राइट, तो 4.2 लाख का इनका करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 15 साल का लक्ष्य है इनका 3 करोड़ का। जानना चाहेंगे आपकी राय हेमंत जी इनके पोर्टफोलियो पर। दीपाली, इनके पोर्टफोलियो पे बात करें उससे पहले आती देखते हैं कि उनका जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा कि नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि 15 साल का समय इनके पास 3 करोड़ का इनका लक्ष्य है और जो करंट वैल्यूएशन उन्होंने दी वो 4,20,000 और SIP है 19,000 की। तो यहाँ पे भी क्योंकि 15 साल का समय है, अगर हम 12% का इंटरेस्ट रिटर्न मान के चलें तो मेरे हिसाब से करीब करीब 1 करोड़ 15 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो काफी बड़ा गैप है जितना वो अचीव करना चाहते हैं और जितना अपनी इन्वेस्टमेंट से वो कर पाएंगे। ऑफ कोर्स अच्छी बात यह है कि इनके पास 15 साल का समय है, तो अगर ये कुछ स्टेप्स ले तो वहां तक पहुंच सकते हैं। तो 2 तरीके हैं उनके पास, या तो अपनी SIP को 38,000 से बढ़ाएं, 38,000 एडिशनल SIP करनी होगी। अगर वो उनके लिए पॉसिबल नहीं तो दूसरा तरीका है कि वो हर साल अपनी SIP के अमाउंट को 16 या 17% से स्टेप अप करें, यानी उसको बढ़ाएं, तब जाके वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि अच्छी बात यह है कि इनके पास समय है, तो अगर ये समय रहते इनमें से दोनों में से कोई भी एक कदम उठाएंगे तो ये अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। दूसरा, अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करूं तो देखिए इनके पोर्टफोलियो में 10 फंड्स हैं, 19,000 की SIP है। तो डेफिनेटली हमने शो की शुरुआत में बात की थी ओवर डाइवर्सिफिकेशन की, तो कहीं ना कहीं ये भी एक उसका एग्जाम्पल है। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि ये अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा कंसोलिडेट करें, फंड्स को थोड़े कम करें ताकि पोर्टफोलियो ज्यादा इफेक्टिव हो और उनको बेहतर रिटर्न मिल सके। तो सबसे पहले तो एक कुछ इन्वेस्टमेंट ये ELSS में कर रहे हैं, ELSS में 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहां पे तभी इन्वेस्ट कीजिए अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं, अगर नहीं है तो आपको ELSS में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में अगर मान लीजिए आपको वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना है तो वो वाला 1,000, DSP लार्ज कैप में 1,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, HDFC निफ्टी 50 में 2,100 इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन तीनों को आप क्लब कर सकते हैं और एक अच्छा क्वालिटी लार्ज एंड मिड कैप फंड लीजिए, इन्वेस्को मिड कैप, जिसमें आप 4,100 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आपको ELSS में करना भी है तो भी 3 फंड को हमने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे फंड्स को कम किया और एक बेहतर फंड में गए। तो ये इस तरीके से आपको बदलाव करना है। दूसरा, आई थिंक मैं देख रहा हूँ कि इनके पास एक गोल्ड फंड भी, एक सिल्वर फंड भी है। मेरे हिसाब से सिल्वर में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, आप गोल्ड को प्रेफर कीजिए। तो उन दोनों को आप कंसोलिडेट करके आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ एक बदलाव है, मुझे लगता है अगर आप उनको कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो बेहतर होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है योर मनी में। और आज योर मनी में हमारे एक्सपर्ट हेमंत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो पर अपनी राय देने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और हमारे एक व्यूवर हैं जिन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा है। गीता कुमारी जी हैं, दिल्ली से। इनकी उम्र है 38 साल और ये मंथली सिप कर रही हैं 20,000 रुपये की। पोर्टफोलियो की अगर करंट वैल्यू की बात करें तो ये 1 लाख है। सालाना स्टेप अप 5% का इन्होंने रखा हुआ है। और गीता कुमारी जी जानना चाह रही हैं कि 15 साल में कितना कॉर्पस संभव है और जो फंड्स इन्होंने सिलेक्ट किए हैं क्या ये सही फंड्स है या फिर रीबैलेंसिंग की जरूरत इनके पोर्टफोलियो में है। हेमंत जी। जी देखिए, यहाँ पे जैसा उन्होंने कहा कि 15 साल का इनके पास समय है, 20,000 की SIP है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने स्टेप अप करने का इरादा किया है, जो हमेशा आई थिंक किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप स्टेप अप करते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का तो फायदा होता ही है। ऑब्वियसली उसका रिजल्ट ये होता है कि आपका कॉर्पस ज्यादा बड़ा बन सकता है आपके पास। इनका जो करंट कॉर्पस है वो करीब 1 लाख है और कुछ पैसा आई थिंक 10,000 हर महीने वो PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल मैं कहूंगा इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन अच्छा पोर्टफोलियो है, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि 15 साल के बाद कितना पैसा बना सकते हैं। तो 12% का रिटर्न अगर मान के चलो, स्पेशली इक्विटी में, तो करीब करीब 1 करोड़ 65 लाख का 1.65 करोड़ का
कॉर्पस ये बना पाएंगे। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, मुझे लगता है थोड़े से चेंजेस की जरूरत है। एक तो इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, उनमें जो एलोकेशन है वो करीब 35% है। हमने पहले भी बात की थी कि इक्विटी के अंदर, क्योंकि ये खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, इंपॉर्टेंट है कि अपने पोर्टफोलियो को आप जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव मत बनाइए। हालांकि स्मॉल कैप एज ए सेगमेंट में पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा रिटर्न दे सके, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाने से कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि ये अपनी जो एलोकेशन है स्मॉल कैप की उसको कम करें। तो अभी जो इनकी एलोकेशन है करीब जो बंधन स्मॉल कैप में, उसमें 4000 कंटिन्यू करके उस एक फंड को आप कंटिन्यू कीजिए। स्मॉल कैप में एक ही फंड रखेंगे, बंधन स्मॉल कैप 4000, तो जो बाकी 3000 एलोकेशन स्मॉल कैप की, उसको आप एक मल्टी कैप फंड में रखिए, निपॉन मल्टी कैप में। मल्टी कैप के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि तीनों सेगमेंट में आपको वहां पे एक्सपोजर मिलेगा। दूसरा, आई थिंक लॉन्ग रन में जैसे उन्होंने बात की कि पीपीएफ से इन्वेस्ट करना है, मेरे हिसाब से अगर आपका रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ करता है तो जो हाइब्रिड फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, वो आपको ओवर द लॉन्गर टर्म, स्पेशली जब आप 15 साल की बात करें, तो वहां पे आपको पीपीएफ से ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो 15 साल के लिए जो आप टारगेट लेकर चल रही हैं, उसके लिए ज़रूरी फेरबदल क्या हो सकते हैं, ये सलाह हेमंत जी की तरफ से आपको दी गई है। तो आज के शो में इतने ही सवाल हम ले पाएंगे, लेकिन जाने से पहले हेमंत जी आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके अपनी तरफ से टॉप 4 फंड्स जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बढ़िया बना सकते हैं। जी, देखिए मल्टी कैप फंड में मैं रिकमेंड करूंगा कोटक मल्टी कैप फंड। काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, गुड क्वालिटी पोर्टफोलियो है। लार्ज एंड मिड कैप में 2 फंड्स हैं, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप और इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, और फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। ये ऐसे फंड है जिनका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, पोर्टफोलियो अच्छा है। तो चाहे आप नए निवेशक हो, चाहे आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, अगर आप कुछ एडिशनल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहें तो इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जो फंड्स इनकी तरफ से सजेस्ट किए हैं, एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लाते हैं। कोटक मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। और खास बात यह है कि बिगनर्स हो या फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हो, वो सभी इसमें निवेश करके अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने आज के शो के लिए हमारे लिए वक्त निकाला। तो चलिए, इसी के साथ योर मनी के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।